Hello friends, welcome back to my channel. My name is Yuvraj Shukla. So after a long time, आज बहुत टाइम के बाद हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. तो ये हम लोग आज 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट वीडियो रहेगा ये. तो फर्स्ट वीडियो हम लोग हिस्ट्री के ऊपर रखेंगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वर्ल्ड वॉर वन. तो पहले तो हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वॉर वन का स्टार्ट, उसके रीजंस क्या थे. ओके, so the World War One, also known as the Great War, began in 1914. Okay, वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट होता? 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर वन. ओके, और क्यों स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर वन? आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द आर्च ड्यूक. ओके, तो असैसिनेशन मतलब मर्डर. आर्च ड्यूक के मर्डर के बाद वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था. तो हिज मर्डर his murder catapulted into a war across Europe that lasted until 1918. So World War One, कि यहाँ हम लोग को अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे. वर्ल्ड वॉर नोन एज द ग्रेट वॉर एंड वाज स्टार्टेड इन 1914. The second, it was started after the assassination of the Archduke. Second, third, that his murder catapulted into a war across the Europe that lasted until 1918. Okay, 3 पॉइंट हो गए, समझ एकदम क्लियर. Then during the conflict, Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire, or you can see the Central Powers, fought against the Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan, and the United States, or you can see the Allied Powers. Okay, so किनके बीच में वॉर हुआ था ये भी हम लोग को ध्यान रखना है बेसिकली. तो किनके बीच में होता था? सेंट्रल पावर्स के बीच में होता, मतलब सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स, ये दोनों के बीच में होता. सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे? कोई भी 3 नाम याद रखेंगे देन आल्सो इट वर्क्स. जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड बल्गेरिया. ओके, एंड इन अलाइड पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इटली, रोमेनिया, और यू कैन राइट द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया आल्सो. ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर वन इसको बोलते हैं ग्रेट वॉर, क्योंकि पहले तो ये फर्स्ट वॉर था, वर्ल्ड वॉर था, जिसमें सारी कंट्रीज, मोस्टली सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी. उसके बाद ये याद इसलिए रहता है, ये इतने अच्छे, ये याद इसलिए है क्योंकि इसमें मोर देन 16 मिलियन पीपल एंड सोल्जर्स एंड लाइक सिविलियंस एंड सोल्जर्स वर डेड. ठीक है, तो ये ऐसा वॉर था जिसमें सिविलियंस एंड सोल्जर्स की डेथ हुई थी. कितने? वो भी मोर देन 16 मिलियन. और तो इसलिए ये याद रखा जाता है. अभी ये एक रीजन था, पर उसका मेन कॉज क्या था? वॉर स्टार्ट होने का मेन कॉज क्या था? वो 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है. क्या? असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक वो 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है. पहले तो मिलिट्रिज्म, फिर अलायंस, देन इंपेरियलिज्म, देन नेशनलिज्म. सो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंपेरियलिज्म? So it's basically the policy of extending a country's power and influence through colonization or use of military forces. Okay, तो imperialism मतलब कि अगर हम लोग को सपोज हमारी जगह हम लोग को कुछ चाहिए रहता है, तो हम लोग कैसे अपने मम्मी पापा से उसके लिए लड़ झगड़ के, रो के, कुछ गुस्सा करके, ना खाना खा के, एक तरह से प्रोटेस्ट करके, कुछ तरह से तो हम लोग उसको हासिल करते हैं ना. तो यही एक इम्पेरियलिज्म था प्रोसेस, जिसमें हम लोग को अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना था. इंडिया, सपोज इंडिया का देखें तो अगर इंडिया को अपनी कंट्रीज के बॉर्डर्स एक्सटेंड करने, तो जो इंडिया के पास सोर्सेज हैं जो वो सबको प्रोवाइड करता है, अगर वो बंद करता है तो दूसरी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज हमारी, वो सोर्सेज को लेने के लिए हमसे एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, तुम हम लोग की ये जगह ले लो, पर हम लोग को ये सोर्सेज दो. ओके, ये एक एग्जाम्पल है. ओके, सो एग्जाम्पल में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यही हुआ था, इंपेरियलिज्म का 4 एस्पेक्ट्स थे, जिसमें से पहला इंपेरियलिज्म हम लोग देख रहे हैं. तो उसमें क्या हुआ था कि जो सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जो वॉर चल रहा था, उसमें हुआ था कि कंट्रीज अपना बॉर्डर को एक्सटेंड करने के लिए मिलिट्री फोर्सेस को अप्लाई करके, मिलिट्री पावर को अप्लाई करके वॉर कर रहे थे. ओके, ये एक कॉज. जैसे इधर लिखा है, like imperialism was a cause because building an empire needs manpower such as an army and a navy to conquer and keep the land that they colonized. The alliance system meant that a local conflict
could easily result into a intimidating global one. Okay, ये हम लोग को समझा रीजन. फर्स्ट रीजन इम्पीरियलिज्म रीजन. अभी हम लोग नेक्स्ट रीजन देखेंगे नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म से हम लोग को क्या समझ रहे हैं? बेसिक नेशनलिज्म बेसिक एकदम है. ओके, इससे हम लोग को क्या समझ रहा है? किसी को अपने कंट्री की तरफ प्यार, पेट्रियोटिक. ओके, तो उस पेट्रियोटिज्म के वजह से वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है. अब वो अगर वो गलत मैनर भी करे और उसकी कंट्री को फायदा हो, देन ही इज ओके विद इट. So nationalism is a way of thinking that says that someone, that like some groups of humans or some person, such as ethnic groups, should be free to rule themselves. Okay, so basically उन लोगों को democracy, self governance चाहिए था यहाँ. तो वो होता है nationalism, to protest for their self governance. So patriotism, you can say. Okay, so this was also one of the cause for the Great War in 1914. Okay, so हम लोग last point देखेंगे. If we even if they weren't able to win a war due to their strength and understanding of plans and leaders, this leads to imperialism. ओके, तो नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, अलायंस, मिलिट्रिज्म, ये सब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है. तो अगर नेशनलिज्म से अगर कुछ नहीं समझ रहा तो वो इंपीरियलिज्म में जाएंगे. मतलब पहले तो वो लोग क्वाइट प्रोटेस्ट करेंगे. क्वाइट प्रोटेस्ट इन द सेंस मतलब शांति से प्रोटेस्ट करेंगे. ओके, हम लोग को ये चाहिए, हम लोग को चाहिए. दे विल सिट एंड टॉक. बट जब वो टॉकिंग से काम नहीं होगा, देन दे विल गो फॉर मिलिट्री फोर्सेस. तो वो मिलिट्री फोर्सेस कम अंडर इंपीरियलिज्म टू एक्सटेंड देयर बॉर्डर्स, टू एक्सटेंड देयर पावर्स. ओके, so are we clear with the nationalism? Okay. और मुझे अगर कोई और भी वीडियो के ऊपर डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, militarism. What do we mean by militarism? So that it is basically the belief that a country should maintain a strong military capability and be prepared to use it aggressively to defend or promote national interests. Okay, militarism हम लोग को ये सब basics हैं. Basics in the sense इसमें जितना हम लोग को पता है, जैसे मिलिट्री के बारे में पता है, कोई कंट्री क्या बेसिक क्या कॉज रहेगा, मिलिट्रिज्म मतलब क्या समझेगा आपको, इधर वही ध्यान लगाना, नथिंग. ओके, इंपेरियलिज्म मतलब क्या होता है, बस वो. ठीक है, उसके आगे ये सब एग्जांपल्स दी. सो इफ एग्जांपल्स आर लाइक सपोर्टिव आंसर्स, जो मेन है उसी का मार्क्स मिलेंगे आंसर्स के आंसर्स में पहले, उसके बाद वो एग्जांपल्स देखेंगे. क्योंकि एग्जाम्पल से जो आपका मेन आंसर है वो एनहांस होता है. ठीक है, तो मिलिट्रिज्म क्या होता है? मिलिट्रिज्म बेसिकली हम लोग सोचते हैं ना कि अगर इंडिया का मिलिट्री पावर ज्यादा रहेगा, देन वी आर लाइक, हम लोग को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, हमारे नेबरिंग कंट्री से डरने की जरूरत नहीं ना. अगर हम लोग को कल को कुछ लाइक टेररिस्ट अटैक होता है कहीं से, तो हम लोग को किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास क्या है? मिलिट्री कैपेबिलिटी ज्यादा है इंडिया की. ओके, मिलिट्री पावर इंडिया के पास ज्यादा है, तो उसी को मिलिट्रिज्म बोलते हैं. तो मिलिट्रिज्म ऑल्सो लीड्स टू इंपीरियलिज्म. कैसे? क्योंकि इंपीरियलिज्म में भी मिलिट्री का पावर्स इंक्लूडेड है. ओके, तो मिलिट्रिज्म मतलब अभी समझा कुछ नहीं. 2 पॉइंट्स याद रखने हैं मिलिट्रिज्म में, दैट द बिलीफ ऑफ इंक्रीजिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटी. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द मिलिट्रिज्म लीड्स टू नेशनल इंटरेस्ट. ओके, नेशनल इंटरेस्ट किस टाइप के? नेशनल इंटरेस्ट इसको पहले तो मैं बता दूं कि ये एग्रेसिवली यूज होता है. मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये मिलिट्रिज्म ये प्रिपेयर होता है क्यों? एग्रेसिवली यूज करने के लिए और डिफेंड करने के लिए. ठीक है, और प्रमोट करने के लिए. क्या? नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट क्या है? कि हम लोग अपने पावर्स एक्सटेंड करेंगे. ओके, 2 से 3 पॉइंट कवर्ड. बस इतना ही हम लोग को मिलिट्रिज्म में याद है. सो ये सब हुआ था तब, कब? वर्ल्ड वॉर 1 में, द ग्रेट वॉर में हुआ. ओके, और ग्रेट वॉर किसके बीच में होता है? हम लोगों ने पहले देखा था, सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइड पावर्स. सेंट्रल पावर्स में क्या क्या आएगा? बल्गेरिया आएगा, देन यू कैन से ओके बल्गेरिया बल्गेरिया आएगा. देन इसमें कौन सा आएगा? ओ सॉरी, ऑटोमैन एम्पायर भी आएगा. एंड अलाइड पावर्स में क्या आएगा? द ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट. ओके, ये 2 से 3 याद रखेंगे तब भी चलेगा.
बस हम लोग को ये याद रखना है कि कौन से सेंट्रल पावर्स में आते हैं और कौन से अलाइड पावर्स में। अगर वो मिक्सअप हो जाएगा तो वो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, 3 पार्ट क्लियर हो गया। अभी अलायंसेस देखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय अलायंसेस? So basically, the state of being allied, the action of allying nations and flows, alliance. Okay, so basically इसका मतलब क्या रहता है? Alliances का मतलब basically रहता है allied powers, जैसे पीछे लिखा था। allied powers basically मतलब कि सपोज ये एक टीम है। ओके, ये एक टीम है, ये मेरी उंगली, ये फर्स्ट, ये एक टीम है और इसको ये मुट्ठी से लड़ना है। सो ये अलाय होगा, अलाय इन द सेंस ग्रुप फॉर्मिंग, फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स। सो ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ओके, ये सब सेंट्रल पावर्स में जो थे, इन सब लोगों ने, ये जो सेंट्रल पावर्स थे, ये सब लोग अलाइड होके मतलब एक ग्रुप बनाया। एंड जो अलाइड फोर्सेस थे, अलाइड फोर्सेस में द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये सब थे। तो दिस इज व्हाट इज अलायंसेस। अभी हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। सो अलायंसेस showed a great dent in World War I. In 1914, the six most powerful countries in Europe divided into two opposing alliances, the sides and you can see the teams. So the Triple Alliance consisted of Germany, Austria-Hungary, and Italy, which has formed in 1882. The trip 1882. Okay, the Triple Entente include Britain, France, and Russia, which was formed in 1907. Each country was heavily armed, and each one had reasons for distrusting each other's countries in Europe. In the 19th century, Britain had tried not to not get involved in European politics. Its attitude towards this decision became known as the Splendid Isolation, as it concentrated on its huge overseas colonies. ओके, सो यहाँ ये बताया कि अलायंसेस ने वर्ल्ड वॉर वन में क्या काम किया था। 1882 का याद रखना, 1882 में क्या हुआ था? अपोज करने लगे थे जो अलायंस थे या फिर जो टीम्स थे। ओके, द ट्रिपल अलायंस इज कंसिडर ऑफ द जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली, व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1882। ये याद रखना। फिर 1907 में क्या हुआ था ये भी याद रखना। तो एज अ टाइमलाइन, सो यू कैन मेक नोट्स इन योर रफ नोटबुक और नोटबुक। तो इसमें एज अ टाइमलाइन आप लोग को बना लेना है कि पहले लाइक टाइमलाइन और ओके टाइमलाइन। सो उसमें आप लोग को लिखना है कि हाँ, पहले तो व्हाट वाज द स्टार्ट, क्या हुआ था जो आर्च ड्यूक के असैसिनेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1914। ओके, तो ये सब हम लोगों को करना है एंड देन वी आर डन विद टुडेज सेशन। सो मैं अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया बताता हूँ कि आपका जो वो मार्किंग रहेगा, जो वो टाइमलाइन रहेगा, वो आपको कैसे बनाना है। तो अपने आपने लाइक यू कैन टेक डाउन द नोट्स। आप लोग लिख सकते हो कि पहले व्हाट डू वी मीन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन और द ग्रेट वॉर। क्यों स्टार्ट हुआ था? ड्यू टू द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक। ओके, ये फर्स्ट रीजन। ठीक है, कब हुआ था स्टार्ट? 1914 में हुआ था। और एंड कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 3 पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट में लिखना। अभी सेकंड क्या, किसके किसके बीच में होता था? सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में क्या क्या आएगा? ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, बल्गेरिया। ओके, ये 3 याद रखो। ओके, ऑटोमन एम्पायर। ओके, बेसिकली 4 है, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी। ओके, ये सेंट्रल पावर्स थे। इनके बीच में था, ये थे एक साइड में एक टीम गया था, और एक टीम कौन सी थी? अलाइड पावर्स थी। ओके, अलाइड पावर्स में क्या क्या थे? ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस, रशिया, देन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप लोग इतने नाम याद रखोगे और ये लोग नोट डाउन कर लो, और हो सके तो उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लो, तो वो याद रखने में इजी होगा। ओके, ये फर्स्ट हो गया। अभी उसके बाद उसके 4 एस्पेक्ट्स क्या थे? किसके? असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक क्यों हुआ था, उसके 4 एस्पेक्ट्स थे। क्या एस्पेक्ट्स थे? इंपेरियलिज्म, nationalism, militarism, and alliance.
ओके, इंपीरियलिज्म मतलब क्या? इंपीरियलिज्म बेसिकली मतलब कि अगर हम लोग को अपना जगह, अपनी कंट्री का बॉर्डर या अपनी कंट्री को एक्सटेंड करना है, तो हम लोग को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को दिखाना होगा, जताना होगा, एग्रेसिवली एक्ट करना होगा, तो उसका मतलब इंपीरियलिज्म। ओके, कि हम लोग को एक्सटेंड करना है, हम लोग को कुछ चाहिए, एक्सटेंड करना है अपना पावर्स, अपना एरिया, तो उसके लिए हम लोग एग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उसको इंपेरियलिज्म होता है। नेशनलिज्म मतलब एक तरह से पेट्रियोटिज्म, ठीक है, एक ही कंट्री के मतलब तरफ वननेस, यूनिटी, कि नहीं हम लोग का ये नेशनल इंटरेस्ट है कि ये होना ही होना चाहिए, हम लोग की कंट्री के पास ज्यादा पावर रहना ही चाहिए। तो ये था कि नहीं हम लोग की कंट्री के पास ज्यादा पावर रहेगा, सो हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग ये नहीं देंगे, हम लोग वो नहीं देंगे, हम लोग उनसे झगड़ा करेंगे, वॉर करेंगे। तो और ये सब किससे, नेशनलिज्म वॉर होते होते टॉकिंग 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 से, प्रोटेस्ट से जब वो कोई नहीं मानेगा तो फिर वो लोग वॉर पे जाएंगे, तो फिर ये वापस इंपेरियलिज्म पे आ जाता है, नेशनलिज्म घूम फिर के इंपेरियलिज्म पे आ जाता है। ओके, तो क्या कि सारे फोर, ऑल द फोर एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? द मिलिट्रिज्म। तो मिलिट्रिज्म में बेसिकली द मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो जैसे अगर हम लोग मिलिट्री कैपेबिलिटी कंट्री का बढ़ाते हैं, तो क्यों बढ़ाते हैं, क्या रीजन होगा? बेसिकली टू एग्रेसिवली रिएक्ट अगेंस्ट समवन, okay, or to defend our own country and to promote the national interest of our country। ओके, ये रीजंस हैं। तो ये तो आप लोग को वर्ड टू वर्ड आने चाहिए, कुछ भी चीज रटना नहीं है, समझ के लो। ओके, समझ के लोगे तो समझा पाए। सो जो मेन मेन पॉइंट्स है लाइक डेफिनेशंस और थियोरी, ये सब आप लोग को वर्ड टू वर्ड चाहिए। एंड जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ रहे हैं, वो अपने वर्ड्स ओन वर्ड्स में लिखोगे तो फिर वो टीचर को भी समझेगा, जो आपके एग्जामिनर रहेंगे उनको भी समझेगा कि ओके, ओके, सिंपल वर्ड्स में लिखने हैं। नाउ अलायंसेस, व्हाट डू वी मीन बाय अलायंसेस? अलायंसेस मैंने बताया था, यूनिटी, एक तरह से ग्रुप, फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स। ओके, अलाइड फोर्सेस, अलाइड फोर्सेस कौन से थे? अलाइड फोर्सेस में थे, वापस मैं बता रहा हूँ एक बार, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और भी हैं पर ये चार याद है। ओके, अलायंसेस भी हो गए, और इसके साथ हम लोग का वर्ल्ड वॉर 1 का इतना पार्ट हो गया था। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे का देखेंगे। और चाहे तो आप लोग को कुछ भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या कोई दूसरे वीडियो से रिलेटेड, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।